अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूट्रस एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूट्रस जो है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है। जिस तरह ये जो होती है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है ये है मस्कुलर लेयर। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं मायोमेट्रियम का। इसके बाहर जो है ना, ये एक थिन सी लेयर होती है, थिन सी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं पेरीमीट्रियम का। ठीक है, तो बाहर वाली होगी पेरीमीट्रियम। ये जो थिकंड सी लेयर है यहाँ तक, ये जो इस रेड वाले से ऊपर ये जितनी भी है ये मस्कुलर लेयर है, ये हमारे पास होगी मायोमीट्रियम। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास है एंडोमीट्रियम। सबसे पहले एक चीज़ कि जब भी हमारे पास जो मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो बार बार चेंजेस आती हैं यूट्रस में। ठीक है, जब पहले फॉलिकुलर स्टेजेस आती हैं, ठीक है, जहाँ ओव्यूलेशन हो रही होती है, साथ जो है यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है कि हम अच्छा अब एम्ब्रियो ने आना है, इम्प्लांट होना है, तो उससे पहले मुझे अपने अंदर ये चेंजेस करनी है। वो सारी की सारी चेंजेस इस लेयर में सिर्फ होती हैं। ठीक है, और जब एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तब भी इसी लेयर की डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर मंथ के साइकिल में, वो सारे के सारे इसी लेयर में आते हैं। मतलब ये बनती है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, बाकी ये मस्कुलर लेयर और पेरीमीट्रियम ये इंटैक्ट रहती है, ये सेम रहती हैं। ठीक है। अब एंडोमेट्रियम जो है वो हमारे पास उसको लाइन करता है म्यूकोजा लाइनिंग द इनसाइड वॉल। ठीक है, यहाँ म्यूकोजा इसको लाइन कर रहा होता है। मायोमेट्रियम जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये स्मूथ मसल की लेयर है। पेरीमीट्रियम क्या है? पेरिटोनियल की कवरिंग की है। ठीक है, मैंने बता दिया कनेक्टिव टिश्यू होता है, पेरिटोनियल की कवरिंग की है जो लाइन करती है। हमें पता है कि पेरिटोनियम जो होता है वो हमारे पास ऑर्गन्स को लाइन कर रहा होता है। ठीक है, तो आप बस एक कैप यही समझ लें कि कनेक्टिव टिश्यू की तरह एक है, इसको जिसने कवर किया हुआ है उसको हम पेरिटोनियम का नाम दे रहे हैं, और वो एक थिन सी लेयर है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, हमें पता है कि वो पुबर्टी पे होती है। ठीक है, 11 to 13 स्टेज। ठीक है, और तब से लेके जहाँ से स्टार्ट से लेके मिनार्की जिसको हम कहते हैं, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, वहाँ से लेके मीनोपॉज तक जब मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाती है, तो एंडोमेट्रियम ही जो है वो हमारे पास मंथली चेंजेस में आती है। एंडोमेट्रियम अंडरगो चेंजेस इन अ साइकिल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 28 डेज, मतलब नॉर्मल 28 डेज अप्रोक्सीमेटली, मतलब एवरेज डेज है, अंडर हार्मोनल कंट्रोल बाय द ओवरीज। ठीक है, तो हार्मोन्स के कंट्रोल में यूट्रस के अंदर चेंजेस आती हैं। ओके। ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 फेजेस होती हैं यूट्रस की। ठीक है, सबसे पहले फॉलिक्यूलर या प्रोलिफरेटिव फेज कहेंगे, दूसरी हमारे पास सिक्रीटरी फेज है या जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेशनल फेज, और तीसरी हमारे पास मेंस्ट्रुएशन फेज होती है। ठीक है, अब इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जो फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज है वो बिगन कब होती है? जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब देखें, अब एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल गया, मतलब एक साइकिल पूरा कंप्लीट हुआ 28 डेज का। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। अब क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, हार्मोनल लेवल डाउन हुआ, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, जब मेंस्ट्रुएशन का फेज चल रहा होता है ना, मतलब वो सारी मेंस्ट्रुएशन फेज है उसके एंड पे, मतलब 4 डेज, 5 डेज, 7 डेज ये मेंस्ट्रुएशन फेज होता है। ठीक है, तब उसके बाद क्या होता है कि एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन फेज इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। तब तक हमारे पास दूसरी तरफ ओवरी में जो फॉलिकुलर स्टेज होती है ना, स्टार्ट हो जाती है। देखें, अब जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी, ठीक है, हार्मोनल लेवल लो हो गया, तब पता चल गया जी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अब नए जो फॉलिकल्स हैं उनको तैयार करो एग के लिए, एग की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो फॉलिकल वहाँ ओवरी में बनना स्टार्ट, मतलब उनकी जो है ग्रोथ स्टार्ट हो जाती, जो भी चेंजेस आती हैं ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसमें क्या है कि अब फॉलिकल्स जब बन रहे हैं, फॉलिकल्स जब 4 to 5 डेज पे जाते हैं, ठीक है, तो उनमें से एस्ट्रोजन सिक्रीट होने लग जाता है। उसी एस्ट्रोजन के सिक्रीट होने पे हमारे पास क्या होता है कि ये जो प्रोलिफरेटिव फेज है वो शुरू होती है, मतलब हमारे पास जो यूट्रस है वो उसके अंदर चेंजेस आती हैं कि अब ये प्रिपेयर होने लग जाए। ठीक है, द सिक्रीटरी फेज कब बिगन होगी? एट दी अभी अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन। सेक्रेटरी फेज कब होती है? ओव्यूलेशन के बाद। ठीक है, और कहाँ कब तक होगी? जब तक हमारे पास जो है एम्ब्रियो आके इम्प्लांट नहीं हो जाता। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं इधर बहुत सिंपल सी करके लिखी हुई हैं, लेकिन देखें इनका जो कॉन्सेप्ट है वो समझना ज़रूरी है। कि देखें, प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस, मतलब एस्ट्रोजन की वजह से हो रही है। ठीक है, जबकि सेक्रेटरी फेज जो होती है
वो किस वजह से होती है? वो प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है। और वो कब होती है? देखिए, जब हमारे पास ओव्यूलेशन होगी, पीछे कॉर्पस ल्यूटम बनेगा, तो ही प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होगा ना, ठीक है? तो तब हमारे पास क्या होगी? सिक्रीटरी फेज होगी, और ये तब तक चलेगी जब तक हमारे पास आके एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट नहीं हो जाता। और अगर फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, यूट्रस आके इम्प्लांट नहीं होता, तो देन मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो जाएगी, सिंपल। ठीक है? तो पहले प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है कि हमारे पास इसकी जो है वो थिकनिंग होने लग जाती है, ठीक है? और सिक्रीटरी फेज में हमारे पास ये होता है कि जो है वो बनते हैं, ग्लैंड्स बनते हैं, ठीक है? और जब ये सारा तैयारी हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो जाएगी। और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, देन नो मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है? फिर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, फिर एम्ब्रियो आगे इम्प्लांट होगा, ठीक है? इन रिस्पॉन्स टू द प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्पस ल्यूटम, ये बात मैंने आपको समझा दी है, ठीक है? आप इस डायग्राम में भी आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है? ये मेंस्ट्रुएशन फेज हुई, उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हुई, और वो 14 डेज तक जाती है, मतलब ओव्यूलेशन तक जाती है, ठीक है? और इसमें हमारे पास क्या होता है कि बेसल लेयर बनती है, और ये सारा कुछ बनता है, ठीक है? 14 डेज के बाद हमारे पास ये जो है कॉम्पैक्ट लेयर, और ये आगे फर्दर ये आप देख लें कि थिकनिंग होने लग जाती है। पहले भी थिकनिंग होती है, पहली फेज में भी, दूसरी फेज जो है सिक्रीटरी फेज, उसमें भी काफ़ी थिकनिंग होती है, और ये देखें, ये ग्लैंड्स बन जाते हैं, ठीक है? और फिर आगे अगर ये इसमें इस डायग्राम में दिखाया गया कि फर्टिलाइजेशन हो गई है और एम्ब्रियो आके इम्प्लांट हो गया है, ठीक है? इसमें ये नहीं, मेंस्ट्रुएशन फेज नहीं दिखाई गई, ठीक है? लेकिन ये जो नेक्स्ट डायग्राम है, इसमें ये दिखाया गया कि देखें कि यहाँ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी, मेंस्ट्रुअल फेज, क्योंकि यहाँ इम्प्लांट नहीं हुआ है, ठीक है? और ये दिखाया गया है कि कौन से हार्मोन किस तरह जो है इस पे एक्ट करते हैं। ये वही प्रोसेस है एवोल्यूशन वाला, जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये मैचुरेशन होती है फॉलिकल्स की, फिर ओव्यूलेशन होती है, फिर कॉर्पस ल्यूटम, ठीक है? तो यहाँ तक, इस फेज तक जो है वो हमारे पास यूट्रस किस फेज में होता है? यूट्रस होता है प्रोलिफरेटिव फेज में, ठीक है? और इसके बाद यूट्रस होता है सिक्रीटरी फेज में। और अगर जब ये वाला डीजेनरेट होता है, कॉर्पस ल्यूटम फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो हमारे पास मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो जाती है। ओके, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, मतलब वो मैंने आपको बता दिया कि नहीं होगी, तो शेडिंग हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन अकर तो एंडोमेट्रियम रिमेन रहेगी, और हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है? लेटरिन प्लेसेंटा एज्यूम, ठीक है? बाद में हम पता है कि कॉर्पस ल्यूटम 4 महीने तक जो है वो बनाता है, जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता तब तक प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉर्पस ल्यूटम ही सिक्रीट करता है, और बाद में जब प्लेसेंटा बन जाता है तो वो सिक्रीट कर देता है। एट द टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन द म्यूकोजा ऑफ द यूट्रस इन, जब हमारे पास इम्प्लांट हो रहा है तब वो सिक्रीटरी फेज में होता है, ड्यूरिंग विच टाइम यूट्राइन ग्लैंड और आर्टरीज बिकम कॉइल्ड, मतलब वो स्पाइरल शेप्स ही हो जाती हैं, ठीक है? टिश्यू बिकम सक्युलेंट एज अ रिजल्ट 3 लेयर, तब हमारे पास यहाँ ये बताया गया कि जो एंडोमेट्रियम है ना, उसकी भी 3 लेयर बन जाती हैं, ठीक है? एक सुपरफिशियल लेयर होती है, फिर वो जो कि कॉम्पैक्ट लेयर है, फिर इंटरमीडिएट है जो स्पॉन्जी लेयर है, जिसमें स्पाइरल आर्टरीज और वो सारा होता है, और फिर थिन बेसल लेयर है। अच्छा, ये जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्पैक्ट लेयर और स्पॉन्जी लेयर जो है वो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है? और ब्लीड हो जाती हैं, जबकि बेसल लेयर जो है वो रिमेन रहती है। नॉर्मली ह्यूमन ब्लास्टो सिस्ट इम्प्लांट इन द एंडोमीडियम, एंडोमीडियम के अंदर इम्प्लांट होता है अलोंग द एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉडी ऑफ द यूट्रस, ठीक है? वेर इट बिकम एम्बेडेड बिटवीन द ओपनिंग ऑफ द ग्लैंड्स, मतलब ये जो ओपनिंग होती है ना ग्लैंड्स की, उनके दरमियान में हमारे पास हो जाता है। ये आगे हम जब इम्प्लांटेशन का करेंगे तो मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। इफ़ द फर्टिलाइजे इफ ओसाइट इज नॉट फर्टिलाइज, ठीक है, तो वो जितने भी वेन्यूल्स, मतलब ब्लड कैपिलरीज, साइनोसाइडल स्पेस, वो सारे ग्रेजुअली क्या होंगे? पैक्ड होंगे ब्लड सेल्स और एक्सटेंसिव डायबिटेसिस ऑफ ब्लड सेल्स, मतलब जो सेल्स, ब्लड सेल्स हैं, वो मूव करने लग जाएंगे टिश्यूज में से, तो मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? Blood escape from the superficial artery and small pieces of the stroma and glands break away during following 3 or 4 days के अंदर कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी लेयर जो है वो ख़त्म हो जाती है, जबकि बेजल लेयर रहती है। और बाद में फिर जब दोबारा यूट्रस जो है उसको प्रिपेयर कर दिया जाता है फॉर नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट साइकिल, तो फिर वो बेजल लेयर जो होती है वो बची होती है, वही दोबारा से वही सारी चीज़ें बनाती है, आर्टरीज, बेसल आर्टरी से दोबारा आर्टरीज बनती हैं, और जितने भी ग्लैंड्स वगैरह, फिर दोबारा वो हमारे पास एक दफ़ा यूट्रस को प्रिपेयर करते हैं फॉर फर्दर नेक्स्ट साइकिल, ठीक है? आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।